नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यू वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात असम विधानसभा चुनाव की करेंगे क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर मतदान है और असम में खास करके कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि वहां पर जातीय समीकरण क्या कह रहा है और किस जाति का झुकाव किस ओर है, किस पार्टी की ओर है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि परिसीमन के बाद, जब से असम में परिसीमन हुआ उसके बाद ये पहला चुनाव है और परिसीमन के बाद वहां पर स्थिति क्या बदल गई है क्या। 40 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार नए क्षेत्र होंगे। मतलब क्षेत्र तो सभी का बदला गया, लेकिन 40 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर कि मतदाता जो हैं वो इधर से उधर ज्यादा गए हैं और उसमें परिवर्तन ज्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है। और उन 40 में भी 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बिल्कुल ही जो नए समीकरण होंगे खास करके मतदाताओं का, उस पर निर्भर करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। यहां तक कहा जा रहा है कि जो खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा की सीट है, उस सीट पर भी इस बार परिसीमन का असर देखा जा रहा है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद उस सीट पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इस सब पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि परिसीमन का असर कहां सबसे ज्यादा हो रहा है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हैं। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि परिसीमन के बाद पहली बार असम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि 40 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर कि नए मतदाता समीकरण के हिसाब से वहां पर तय होगा कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक प्रकार से जो अपने आप को पूरी आसान्वित है कि उनकी तीसरी बार यानी वो हैट्रिक लगाकर इस बार असम की गद्दी पर फिर से काबिज होने वाली है। क्या उसमें परिसीमन की वजह से कुछ आपको लग रहा है कि कहीं इधर उधर तो नहीं होगा जो परिसीमन हुआ है, या परिसीमन इसलिए किया गया है कि उनको और लाभ हो? नहीं, देखिए, परिसीमन से निश्चित रूप से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें थी उसकी संख्या घटी है और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें थी उसकी संख्या बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अलग अलग इलाकों में बात करेंगे तो अलग अलग असम के इलाकों में जो कई सीटें या तो मर्ज कर दी गई हैं, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, जैसे 2 मुस्लिम बहुल सीटों को एक में मर्ज कर दिया गया। अगर कहीं मुस्लिम ज्यादा प्रभावशाली है तो उनका वोट इस तरह से शिफ्ट किया गया है कि उनका प्रभाव उन सीटों पर कम हो गया। तो उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं बता दूं, जो जानकारी है कि जो एसटी के लिए रिजर्व सीटें थी पहले, उसको 16 थी, वो बढ़कर 19 हो गई है। 19 हो गई, यानी यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े ही नहीं हो सकते। उसके अलावा जो कहा जा रहा था कि 31 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे 2021 के चुनाव में, यही लहर थी बीजेपी की। और इसी तरह पोलराइज्ड इलेक्शन हुआ था, 31 मुसलमान कैंडिडेट जीते थे। लेकिन अब जो डिलिमिटेशन के बाद जो जानकारी सामने आ रही कि केवल 23 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने बोला है कि 103 सीटों पर नतीजे जो है अब वो हिंदू समाज, आदिवासी समाज, कास्ट असमी ये तय करेंगे। बंगाली हिंदू तो यानी बांग्लादेश से भी जो आए या जो पश्चिम बंगाल वाले हिंदू यहां बस गए, वो तय करेंगे 126 में 103 सीटों के नतीजे। और 23 सीटों के नतीजों पर जो है उनका मुस्लिम वोटरों का प्रभाव होगा। अब अगर मैं बारी बारी से बताऊं तो मैं बताता हूं बराक वैली का जो रीजन है प्रवीण जी, वहां पर किन किन सीटों पर बदलाव हुआ है। और थोड़ा सा अपने दर्शकों को यह बता दें कि बराक वैली में आता कौन कौन सा इलाका है, ताकि उनको पता चले कि बराक वैली में कौन कौन सा इलाका आता है। बस, तो वहां भी चेंज हुआ है, बराक वैली के भी समीकरण बदले हैं। जैसे बराक वैली में आता है, देखिए, चाचर, हाइलाकांडी और करीमगंज, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिलचर है। सिलचर तो काफी मशहूर जगह है। तो बराक वैली में क्या क्या चेंजेस हुए ये बताता हूं। पहले बराक वैली में 15 विधानसभा की सीटें होती थी,
वो घट के 13 हो गई। तो यानी 2 सीटें वहां कम हो गई और यह इलाका माना जाता है कि यहां पे मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है। तो अब देखिए इसमें परिसीमन क्या हुआ, 15 से 13 सीटें हो गई। तो यहां 2 सीटें घटने से बीजेपी को यह फायदा हुआ कि इन 2 सीटों पर जो घटा, इसमें गैर बीजेपी कोई जीत ही नहीं पाएगी जब 2 सीटें ओमिट हो गई। अब उसमें विरोधी अगर जीतने की क्षमता भी रखते तो जीत नहीं पाएंगे, यह बीजेपी को फायदा हो गया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि कई सीटों को रिजर्व कर दिया गया है परिसीमन में और मुस्लिम वोटरों को इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि वो बहुत ज्यादा सीटों पर प्रभावशाली ना रहे। मान लीजिए कहीं 50% वोटर थे तो उसमें से 20%। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर खास करके जो सामान्य सीट पर ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, तो सामान्य सीट अगर वहां पर उसको हटा करके उसको रिजर्व कर दिया गया और वहां पर अगर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है तो वो मुस्लिम उम्मीदवार वहां से चुने ही नहीं जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, मतलब अगर, हाँ वो भी एक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर वो एसटी हो गया या एससी के लिए आरक्षित हो गया तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़े ही नहीं होगा, ये बात। और जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़े नहीं होंगे तो जब हर तरफ से हिंदू कैंडिडेट ही होंगे तो मुस्लिमों का उत्साह फीका पड़ जाएगा कि जब उनके कैंडिडेट ही सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये बात है। अब देखिए मैं सीट वाइज बता रहा हूं, बराक वैली की सीटें, एक है धुबरी बिलासपाड़ा ईस्ट और वेस्ट सीट, धुबरी बिलासपुरा ईस्ट सीट और धुबरी बिलासपाड़ा वेस्ट सीट। ये पहले 2 अलग अलग सीटें हुआ करती थी, इसको मर्ज कर दिया गया और ये दोनों मुस्लिम बहुल सीटें होती थी, यहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते थे। अब मान लीजिए पहले 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीता करते थे, अब एक ही मुस्लिम कैंडिडेट इससे जीत पाएगा। अगर मुस्लिम बहुल भी है तो एक ही जीत पाएगा। और इसी तरह देखिए अभयपुरी नॉर्थ और अभयपुरी साउथ, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया इन सीटों को। अब यहां से पहले 2 मुस्लिम कैंडिडेट जीतते थे, 2 मुस्लिम एमएलए हो जाते थे, 1 होंगे, यानी 4 एमएलए यहां से हो जाते थे इन जगह से, धुबरी बिलासपाड़ा ईस्ट और वेस्ट और अभयपुरी नॉर्थ करके 2 कर दिया गया, 2 कर दिया गया, बिल्कुल। अब एक देखिए बारखोला सीट पर भी समीकरण बदल दिया गया। बारखोला एक सीट है, पहले यहां AUDF जीतती थी, अब ऐसा समीकरण बना दिया गया है कि वहां से अब मुस्लिम कैंडिडेट का जीतना नामुमकिन है। इसी तरह एक हैलाकंडी एक सीट थी, इसको 50-50 ऐसा बैलेंस किया गया है कि अंततः मुस्लिम वोटरों के रहने के बावजूद अगर पोलराइज्ड होकर हिंदू एनडीए कैंडिडेट को वोट देगा तो हैलाकंडी सीट भी AIUDF के हाथ से निकल के एनडीए के खेमे में जा सकती। इसी तरह एक सीट है अलगापुर और काठीचेरा, इसको भी 2 सीटें थी ये पहले अलग अलग और इसको भी जोड़कर 1 सीट बना। जो मैंने बताया कि यहां से भी यानी 6 मुस्लिम एमएलए जहां से जीते, अब वहां से अगर मुस्लिम एमएलए जीतेंगे तो 3 ही जीतेंगे। इसी तरह नॉर्थ करीमगंज की एक सीट है, जो नॉर्थ करीम बारापुर और नॉर्थ करीमगंज, ये मिक्स प्रोफाइल वाली सीटें थी, यानी ये 2 सीटें ऐसी थी नॉर्थ करीमगंज और बादापुर जो कि ऐसी थी कि वहां मुस्लिम भी जीत सकते थे। अब उसको क्लियर ऐसा परिसीमन किया गया कि वहां से हिंदू ही जीतेगा, मिक्स प्रोफाइल से उसको बदल के हिंदू मेजोरिटी सीट में बदल दिया गया। उसी तरह देखिए पत्थरकंडी एक सीट है और यहां भी इसको हिंदू डोमिनेटेड सीट में बदल दिया गया है। रामकृष्णा नगर जो पूर्व जो थी रायबारी सीट थी जो एससी के लिए आरक्षित थी, उसमें भी समीकरण ऐसे बदले कि हिंदू वोटर्स जो है सबसे प्रभावी भूमिका में आ गए हैं। तो इसका मतलब देखिए बराक वैली में भी चीजें क्या बदली वो मैंने बता दिया। बराक वैली में चीजें ऐसी बदली कि लगभग 7-8 जो मुस्लिम बहुल सीटें थी उसकी संख्या घट के 3 या 4 पे सिमट गई, तो 4 तो ये घट